Please keep silence. Today our topic is urea cycle and ammonia toxicity. Competency number is bio 5.4 and 5.5. These are the SLO. Describe the formation of ammonia. Outline of urea cycle. Enumerates urea cycle disorder and mention the urea level in blood. देखिए अपना जो टॉपिक है आप लोगों ने अभी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अपना फिनिश हो गया है ना टॉपिक। एंड प्रोडक्ट क्या है प्रोटीन का? यूरिया। तो सबसे मेन है कि यूरिया किस तरीके से यूरिया का फॉर्मेशन होगा। आपकी बॉडी में कंटिन्यू एसिड का फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यू अमोनिया रिलीज हो रहा है, तो किस तरीके से अमोनिया को आपकी बॉडी ट्रैप करेगी। ट्रैप करने के बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू यूरिया विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। तो आज का जो अपना टॉपिक है अपन देखेंगे कि किस तरीके से अमोनिया ट्रैप होगा, आप ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू यूरिया। Formation of ammonia. The first step in the catabolism of amino acid is to remove the amino group as ammonia. This is the major source of ammonia. Small quantity of ammonia may be also be formed by catabolism of purines and pyrimidine bases. Amino is high toxicity, especially to the nervous system. Detoxification of ammonia is by conversion to urea and removed through urine. End product of protein metabolism is यूरिया। यानी कि जो भी अपन डाइट में प्रोटीन कंटेंट ले रहे हैं उनका फाइनल जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? यूरिया रहेगा। माइनर पाथवे प्रोड्यूसिंग अमोनिया, यानी किस तरीके से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। हिस्टिडाइन टू यूरोनिक एसिड एंड NH3 बाय हिस्टिडेज, ठीक। एस्पार्जिन टू एस्पार्टेट, serine to threonine. Ammonia is also released during the purine nucleotide cycle and purine catabolism. इन ये कुछ आपकी रिएक्शंस हैं कि कब कब अमोनिया रिलीज होगा आपकी बॉडी से। आपकी बॉडी में कंटिन्यू एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपकी बॉडी, एसिड बेस बैलेंस अपन पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, आपके ब्लड बफर्स हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, रीनल रेगुलेशन। यानी कि हमारी बॉडी में कंटिन्यू जो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है किस तरीके से आप उसको रेगुलेट करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, बफर है। बफर एक्ट क्विकली बट कैन नॉट परमानेंटली। जो बफर्स हैं वो क्या करेंगे, क्विकली एक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में एसिड इंक्रीज हो रहा है तो बफर के पास में क्या रहेगा, बफर स्टॉक यानी कि लाइक बाइकार्बोनेट है, तो क्या करेगा, उसको मेंटेन करेगा। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच कितना अपना 7.38 टू 7.42। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बफर है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है आपका। ज्यादा से ज्यादा CO2 अपन रिमूव करेंगे, O2 अपन इंटेक करेंगे। ना ही बफर से मेंटेन हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन भी मेंटेन नहीं हुआ। फाइनल क्या होगा, रीनल रेगुलेशन, कि अगर एसिड लॉस ज्यादा हो गया है तो क्या करेगी बॉडी, एसिड को रिलीज कर देगी यूरिन के थ्रू। और यूरिन का जो पीएच होता है क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। The hydrolysis of glutamine to NH3 and glutamate in the kidney. Cysteine undergo deamination and simultaneously transsulfurization of from pyruvate to enzyme disulfurase. Ammonia may be formed in the body through minor reactions like oxidation of monoamine oxidase. Detoxification of ammonia. फर्स्ट अपन देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से बॉडी उसको ट्रैप करेगी, और फाइनली अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू यूरिया विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिन सिंथेज, ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामीन। अब ग्लूटामीन क्या करेगा, ग्लूटामीन वापस से रिकन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिनेज। अमोनिया यहाँ पर रिलीज हो गया, वापस से ग्लूटामीन क्या करेगा, अमोनिया को ट्रैप करने के लिए चला जाएगा। यानी कि एक तरीके से साइकिल है कि ग्लूटामिक एसिड कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामीन, क्योंकि जो डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में बॉडी उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती,
ठीक है, हाईली टॉक्सिसिटी है, तो इसलिए क्या करेगी बॉडी, ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, ग्लूटामिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिन सिंथेज, ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामीन, यानी कि ग्लूटामीन की फॉर्म में अमोनिया ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ग्लूटामीन क्या करेगा, ग्लूटामीन वापस से ट्रांसपोर्ट करने के बाद ग्लूटामीन कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामीन, ग्लूटामिनेज। यूरिया साइकिल जिसको अपन बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। देखिए सबसे पहले अपन लोकेशन की बात करेंगे कि यूरिया साइकिल, आप जितने भी साइकिल आप ग्लाइकोलिसिस है, साइटोसोल में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन जो यूरिया साइकिल है या क्या है यहाँ पे, कुछ स्टेप यानी पार्सली इसके स्टेप हो रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, स्टेप नंबर 1 और 2 है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, बाकी अदर स्टेप्स हैं ये साइटोप्लाज्म में। यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है, अमोनिया प्लस CO2 विद द हेल्प ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है, CPS फर्स्ट, converting into carbamyl phosphate, then carbamyl phosphate plus ornithine converting into citrulline with the help of ornithine transcarbamylase। स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। CPS फर्स्ट यहाँ पे वर्किंग कर रहा है कार्बामाइल फोस्फेट सिंथेटेज। अब CPS दो होते हैं, CPS फर्स्ट और CPS सेकंड। CPS फर्स्ट कहाँ पे वर्किंग करता है, यूरिया साइकिल में वर्किंग कर रहा है। CPS सेकंड कहाँ पे करेगा, CPS सेकंड करता है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन आएगा जैसे कैट फर्स्ट कैट सेकंड, कैट फर्स्ट की फुल फॉर्म क्या है, कार्निटिन असाइल ट्रांसफेरेज, कार्निटिन असाइल ट्रांसफेरेज सेकंड, कैट फर्स्ट फर्स्ट सेकंड कहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ये, कैट फर्स्ट और कैट सेकंड। बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा था आपने, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, फिर आपने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट किया था उसको साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्निटिन सेटल, कार्निटिन सेटल पढ़ा था ना आपने, कैट फर्स्ट कैट सेकंड, कार्निटिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर फाइनल प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगा। 4 स्टेप थे ऑक्सीडेशन के, तीसरी साइकिल में जा रहा था वो। बीटा ऑक्सीडेशन तो पढ़ा है ना आपने, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सबसे पहले क्या था, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ थायोलेज, फिर क्या किया था आपने, ट्रांसपोर्ट किया था आपने बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कार्निटिन सेटल, फिर आपने क्या किया था, 4 स्टेप थे ना, ऑक्सीडेशन, फाइनल क्लीवेज था, आ रहा कुछ हो रहा है याद, कैट फर्स्ट कैट सेकंड, ये है आपके CPS फर्स्ट और CPS सेकंड। नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड है सिट्रुलिन कन्वर्टिंग इनटू आर्जिनोसक्सिनेट विद द हेल्प ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्टिंग इनटू arginine with the help of arginोसक्सिनेट lyase, and arginine converting into ornithine with the help of arginase, और लास्ट स्टेप जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिया का रिमूवल है। स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में है लोकेशन, बाकी जो रेस्ट ऑफ है वो साइटोप्लाज्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल कनेक्टेड विद टीसे साइकिल, कौन से स्टेप से कनेक्टेड है, एस्पार्टेट से। ये जो एस्पार्टेट है ये कहाँ से आ रहा है, टीसे साइकिल से आ रहा है। यहाँ से जो फ्यूमेरेट रिलीज हो रहा है कहाँ पे जा रहा है, टीसे साइकिल में जा रहा है। तो जब अपन दोनों साइकिल एक साथ बना देंगे, यूरिया साइकिल भी और टीसे साइकिल, तो अपन इसको बोलते हैं यूरिया बाईसाइकिल। यानी कि स्टेप नंबर थर्ड में क्या हो रहा है, एस्पार्टेट और फ्यूमेरेट की हेल्प के थ्रू यूरिया साइकिल कनेक्टेड विद टीसे साइकिल। अगर सिर्फ आपसे यूरिया साइकिल पूछा जाता है तो यूरिया साइकिल के सिर्फ ये 5 स्टेप हैं, अमोनिया प्लस CO2 कन्वर्टिंग इनटू कार्बामाइल फोस्फेट विद द हेल्प ऑफ कार्बामाइल फोस्फेट सिंथेज, देन कार्बामाइल फोस्फेट विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन कन्वर्टिंग इनटू सिट्रुलिन, एंजाइम कौन सा है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज,
then citrulline converting into arginosuccinate with the help of arginosuccinate synthase. Arginosuccinate converting into arginine with the help of arginine lyase, then arginine converting into ornithine with the help of arginine, और लास्ट वाला स्टेप में क्या होगा, अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू यूरिया. डिफरेंस बिटवीन सीपीएस फर्स्ट एंड सीपीएस सेकंड. सीपीएस फर्स्ट की जो साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, सीपीएस सेकंड की साइट है साइटोसोल. CPS first working in urea cycle and CPS second working in pyrimidine. Positive factor is N-acetyl glutamate, यहाँ पे नील है. सोर्स ऑफ N यहाँ पे अमोनिया से आ रहा है, उधर ग्लूटामीन से आ रहा है. इनहिबिटर नील है, उसका CTP इनहिबिटर ऑफ CPS सेकंड. यूरिया साइकिल स्टेप फर्स्ट, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O with the help of carbamyl phosphate synthase converting into carbamyl phosphate. अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि 2 ATP converting into ADP, यानी कि जब हम यूरिया साइकिल चला रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे ATP का लॉस हो रहा है. Then carbamyl phosphate converting into citrulline with the help of ornithine transcarbamylase. Carbamyl phosphate plus ornithine converting into citrulline. Then citrulline converting into arginosuccinate with the help of arginosuccinate synthase. Again यहाँ पे क्या हुआ, ATP converting into ADP and inorganic phosphate. Step number 4, arginosuccinate converting into arginine with the help of arginosuccinate lyase, और यहाँ पे फ्यूमेरेट रिलीज हुआ. ornithine converting into arginine converting into ornithine with the help of arginase, यूरिया रिमूव हो गया. एस्पार्टेट जो फ्यूमेरेट था, फ्यूमेरेट कहाँ अब कंट्रीब्यूट करेगा, फ्यूमेरेट कहाँ पे आ जाएगा, टीसी साइकिल में आ जाएगा. फ्यूमेरेट कन्वर्टिंग इनटू मेलेट with the help of fumarase, malate converting into oxaloacetic acid with the help of malate dehydrogenase, और oxaloacetic acid क्या करेगा, एस्पार्टेट बना लेगा, या फिर oxaloacetate को ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जा सकता है. ठीक है, कंप्लीट अपना बाईसाइक्लिक फॉर्म में दिखाया गया है कि जो पिंक एरिया में जो रिएक्शन है उनकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी अदर हैं वो सब साइटोसोल में हो रहे हैं. स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये यूरिया साइकिल है. स्टेप नंबर 6, 7, 8 ये यहाँ पे टीसीए साइकिल है. Energetics of urea cycle. The overall reaction may be summarized as NH3 plus CO2 plus aspartate converting into urea and fumarate. In the urea cycle, 2 ATP are used in the first reaction. Step number first जो था आपका CO2 plus ammonia plus H2O converting into carbamyl phosphate, यानी कि 2 ATP का अपना यहाँ पे लॉस हुआ था. Another ATP is converting to AMP and PPI, which is equal is the 2 ATP. The urea cycle consume 4 high energy phosphate bond, यानी कि अगर हम अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको 4 ATP का लॉस होगा. टोटल जो नेट गेन या फिर नेट लॉस कितना हुआ, ये कह रहा है कि फ्यूमेरेट फॉर्म इन द फोर्थ स्टेप मे बी कन्वर्टिंग टू मेलेट. अगर हमारे से कोई एंड प्रोडक्ट पूछता है कि यूरिया साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो यूरिया साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है और क्या है, फ्यूमेरेट है. यूरिया का तो फॉर्मेशन हो गया है, हमारे पास में फ्यूमेरेट बना था. फ्यूमेरेट क्या करेगा, फ्यूमेरेट कहाँ पे चला जाएगा, फ्यूमेरेट फॉर्म इन द फोर्थ स्टेप मे बी कन्वर्टिंग टू मेलेट इन टीसीए साइकिल. अब यहाँ पे क्या करेगा, मेलेट व्हेन ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 1 NADH का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP. तो नेट एनर्जी कितना हुआ अपने को, 1.5 हाई एनर्जी फोस्फेट अपन ने यहाँ पे लॉस किया. द यूरिया साइकिल एंड टीसीए साइकिल आर इंटरलिंक एंड सो इज कॉल्ड एज ए यूरिया बाईसाइकिल. यानी कि ये हुआ कि आपका जो एनर्जेटिक्स है नेट लॉस हुआ अपना 1.5 का,
टोटल अगर अपन लॉस की बात कर रहे हैं तो अपने को यहाँ पे 4 एटीपी का लॉस हुआ है, लेकिन जो अपने पास में फ्यूमेरेट का फॉर्मेशन हुआ था, फ्यूमेरेट कहाँ चला जाएगा, टीसी साइकिल में जाएगा, मेलेट का फॉर्मेशन करेगा और 1 NADH का फॉर्मेशन करेगा। 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 एटीपी। 1 NADH इज इक्वल टू 2.5, ये क्या अपनी न्यू कैलकुलेशन है। ओल्ड कैलकुलेशन में क्या था कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 एटीपी। और ये अपन कैसे डिसाइड करते हैं, आपने ETC पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको अपन बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किसको देगा, कोएंजाइम Q को देगा। कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को करेगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड किसको करेगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को करेगा। फिर फाइनल क्या होता है, कीमोओस्मोटिक थ्योरी होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, कोएंजाइम Q को करता है। फिर से वही सेम साइकिल चलता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से एंट्री कौन लेता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से NADH पायरूवेट, और कॉम्प्लेक्स सेकंड से FAD। और जैसे जैसे वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, H+ आयन रिलीज होते हैं। तो जब NADH एंट्री ले रहा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, तो टोटल वहां पे जो प्रोसेस है वहां पे टोटल 10 H+ आयन रिलीज होते हैं। और अगर FAD एंट्री कर रहा है तो वहां पे टोटल 6 H+ आयन रिलीज होंगे। और अपन बताते हैं कि अगर 4 H+ रिलीज हो रहा है तो 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो NAD ने लिया तो टोटल 10 मीन्स 2.5, FAD ने लिया तो 1.5। और अपन इस ETC को ही क्या बोलते हैं, टर्सरी मेटाबॉलिज्म, है ना। फाइनल ATP का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ETC में ही हो रहा है। तो ये था आपका एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया साइकिल। रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल किस तरीके से रेगुलेट होगा, क्रॉस रेगुलेशन। ड्यूरिंग स्टारवेशन द एक्टिविटी ऑफ यूरिया साइकिल एंजाइम इज एलिवेटेड टू मीट द इंक्रीज रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। देखिए ड्यूरिंग स्टारवेशन में क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर प्रोवाइड बाय लिपिड्स, लिपिड्स भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड बाय प्रोटीन। मेजर फंक्शन नहीं है प्रोटीन का एनर्जी प्रोवाइड करवाने का, लेकिन जब हमारे पास में ना ही कार्बोहाइड्रेट है ना ही लिपिड्स है, तो फिर एनर्जी प्रोवाइड बाय स्टारवेशन की कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरिया ना। प्रोटीन क्या करेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया यूरिया का फॉर्मेशन करेगा। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग स्टारवेशन द एक्टिविटी ऑफ यूरिया साइकिल एंजाइम इज एलिवेटेड टू मीट द इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। यानी कि प्रोटीन अगर आप ज्यादा इंटेक करेंगे तो ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा और यूरिया साइकिल चलेगा। फाइन रेगुलेशन में क्या आएगा, द मेजर रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ CPS फर्स्ट carbamyl phosphate synthase first and acetyl glutamate will stimulate this reaction. It is formed from glutamate and acetyl coenzyme A. Arginine is an activator of NAG synthase. Compartmentalization. The urea cycle enzymes are located in such a way that the first two enzymes are in the mitochondria matrix and rest of cytoplasm. The inhibitory effect of fumarate on its own formation and minimized because arginine-succinate lyase is in the cytoplasm, while fumarase is in mitochondria. फ्यूमेरेज कहाँ पे जा रहा है, तीसरे साइकिल के अंदर जा रहा है, और आगे जो रिएक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। अब अपन बात करें कि अगर यूरिया साइकिल के जो आपके 5 एंजाइम हैं, यहाँ पे अगर डेफिशिएंसी होती है किसी भी एंजाइम की तो क्या होगा, अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि जो यूरिया साइकिल के 5 स्टेप है ना, 5 एंजाइम हैं, तो जो स्टेप नंबर 2 है वहां पे एंजाइम की डेफिशिएंसी है, उस पेशेंट की कंडीशन ज्यादा सीरियस रहेगी, या फिर जो स्टेप नंबर लास्ट है 5th स्टेप है, 5th एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहेगी। यूरिया साइकिल के 5 एंजाइम है, ठीक है। एक पेशेंट है जिसके अंदर सेकंड नंबर का जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी है, सेकंड स्टेप है ना अपना,
वहाँ पे डेफिशिएंट एंजाइम। ठीक है, एक पेशेंट है जिसके अंदर फिफ्थ एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो आपको ये बताना कि दोनों पेशेंट में से क्रिटिकल कौन रहेगा, फिफ्थ वाला। दो ही तो ऑप्शन है आपका, सेकंड बताना है या लास्ट वाला फिफ्थ। आपके पास ओपीडी में दो पेशेंट आए हैं, ठीक है, यूरिया साइकिल के जो एंजाइम है स्टेप नंबर सेकंड और स्टेप नंबर फिफ्थ, एक पेशेंट है उसके अंदर एंजाइम सेकंड, कौन सा एंजाइम है आपका सेकंड, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज है ना, उसकी डेफिशिएंसी है। सेकंड वाला जो पेशेंट है उसके अंदर लास्ट स्टेप कौन सा है, आर्जिनेज, आर्जिनेज की डेफिशिएंसी है। कौन सा पेशेंट है जो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहेगी, सेकंड वाला। रीजन क्या है, क्योंकि अगर अपन बात करें कि यूरिया साइकिल का स्टेप नंबर फर्स्ट सेकंड है, अगर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो डायरेक्ट अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर अपन बात कर रहे हैं कि स्टेप नंबर फिफ्थ की अगर डेफिशिएंसी है तो अमोनिया क्या हुआ, अभी कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, वही चीज अपन यहाँ पे बता रहे हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ द यूरिया साइकिल एंजाइम्स की रिजल्ट इज हाइपर अमोनिमिया। यानी कि अगर यूरिया साइकिल के एंजाइम की डेफिशिएंसी रहेगी तो अमोनिया का लेवल इंक्रीज होगा, विच द ब्लॉक इज वन ऑफ द अर्ली स्टेप, द कंडीशन इज मोर सीवियर सिंस अमोनिया इटसेल्फ एक्यूमुलेट। यानी कि अगर जो अर्ली स्टेप है आपके स्टेप नंबर 1 2 है, अगर वहां पे डेफिशिएंसी है एंजाइम की तो सीधा सीधा अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो रहा है। Deficiency of later enzyme result in the accumulation of other intermediates which are less toxic and less symptoms are less. As a general description, disorder of urea cycle are characterized by hyperammonemia, encephalopathy and respiratory alkalosis. Clinical symptoms include vomiting, irritability, lethargy and severe mental retardation. Infant appear normal at birth but within day progressive lethargy sets in. Treatment is mainly symptomatically low protein diet with sufficient arginine and energy by frequent feeding can minimize brain damage since ammonia level do not increase very high. यानी कि अगर यूरिया साइकिल के एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो आप उस पेशेंट को प्रोटीन डाइट अवॉइड करेंगे। ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड देना है। Ornithine transporter deficiency is characterized by hyperammonemia, hyperornithemia, and homocysteine triple H syndrome. Since ornithine is not available in the mitochondria, lysis is the carbamylated to form homocysteine. यानी कि अगर ornithine ट्रांसपोर्टर की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे क्या होगा, ornithine का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और होमोसिस्टोलीमिया हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रिपल एच सिंड्रोम, या फिर आपके पास में आ सकता है कि ट्रिपल एच सिंड्रोम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर। ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव टू अमोनिया, child may be put on a low protein diet and frequent seasonal feeds are given. Attempt may be made to eliminate the ammonia nitrogen in the other forms, sulfuric acid. Since citrulline is present in significant quantity in milk, breast milk is to be avoided in citrullinemia. ठीक है, तो आपको ना ही तो प्रोटीन डाइट देनी है और ना ही आपको मिल्क देना है। Ornithine transcarbamylase deficiency is the only urea cycle disorder which is inhibit, inherited as a X-linked treated. Elevated level of ammonia are associated with high glutamine level in CSF and blood. Arsinosuccinate lyase deficiency lead to arsinosuccinate acidemia and therefore metabolic cirrhosis. Hyperammonia is less severe and arsinosuccinate is elevated in CSF and removed in urine. A typical clinical feature is cerebral tufted hair. Tufted hair. Arginase deficiency is the most mild variety, which is accumulation
ये देखिए आप, फाइनल समरी है, यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर है। ये सीक्वेंस है आपके पास में एंजाइम है। टाइप फर्स्ट है हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बाय सीपीएस फर्स्ट। क्या रहेगा यहाँ पे, वेरी हाई अमोनिया लेवल इन ब्लड, ऑटोसोमल रिसेसिव, मेंटल रिटार्डेशन, इंसिडेंस इज 1 in 1 lakh। हाइपर अमोनिया टाइप सेकंड, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बाय ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, अमोनिया लेवल हाई इन ब्लड, इंक्रीज ग्लूटामाइन इन ब्लड, सीएसएफ एंड यूरिन। हाइपर अमोनीमिया टाइप थर्ड, ठीक है, डिफेक्टिव ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। सिट्रुलिमिया आर्जिनोसक्सिनेज डेफिशिएंसी होएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, हाई ब्लड लेवल ऑफ अमोनिया, आर्जिनोसक्सिनेट एसिड यूरिया, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बाय आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। एंड लास्ट आपका हाइपर आर्जिनीमिया, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बाय आर्जिनेज। आपके पास में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, या तो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन की यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है ना, या फिर आपके पास में एमसीक्यू से आएगा कि हाइपर अमोनीमिया टाइप फर्स्ट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, एंजाइम का नाम बताना रहेगा आपको। नॉर्मल ब्लड यूरिया का लेवल कितना होता है, 20 to 40 mg/dl। इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन, इंक्रीज इन रीनल फेलियर एंड इंक्रीज अलोंग विद एज। देखिए यूरिया, अपन बोलते हैं कि यूरिया क्या है, रीनल फंक्शन टेस्ट। जब भी आप किसी पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर अपन मेंशन करते हैं कि आपको यूरिया, सीरम क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड देखना है। अपन ने क्या कर रखा है कि इंडिविजुअल ऑर्गन प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है कि आरएफटी के अंदर आपको ये टेस्ट करवाने हैं। यूरिया क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है, रीनल फेलियर रहेगा, तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। आपने अभी एक्सपेरिमेंट किए थे आपने, है ना, पैथोलॉजिकल यूरिन और नॉर्मल यूरिन। तो आपने जब देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल यूरिन, तो आपने उसके अंदर देखा था कि यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है। अगर रीनल फंक्शन अफेक्टेड है, ठीक है, रीनल फेलियर है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा प्रॉपर, वेस्ट प्रोडक्ट है, सीरम क्रेटिनिन है, यूरिया है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जब भी आप रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो अपन उसके अंदर यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड टेस्ट में करते हैं। एक होता है आपका जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जीएफआर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए बेसिकली जीएफआर में अपन क्या देख रहे हैं, जीएफआर में अपन देख रहे हैं कि किडनी की जो फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या है। और नॉर्मल जीएफआर होता है मोर देन 110, 125 ml पर मिनट, 1.73 मीटर स्क्वायर। जीएफआर की और क्या इंपॉर्टेंस है, जीएफआर के बेसिस पर ही अपन सीकेडी को क्लासिफाई करते हैं। आप बताते हैं कि कौन सी स्टेज में पेशेंट है। आपके पास में पेशेंट आता है तो पेशेंट क्या पूछता है आपसे कि आप स्टेज बताइए ना, कौन सी स्टेज है, अभी सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, कौन सी स्टेज है। तो क्रोनिक किडनी डिजीज की क्या होती है, 5 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड लास्ट जो स्टेज है उसको अपन बोलते हैं ईएसआरडी, एंड स्टेज रीनल डिजीज। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकंड है, स्टेज थर्ड है, स्टेज फोर्थ है, या फिर एंड स्टेज है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन जीएफआर मेजरमेंट करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर पेशेंट का जीएफआर लेस देन 15 है, लेस देन 15 ml पर मिनट, तो उस पेशेंट को अपन कैटेगरी बताते हैं कि पेशेंट अभी ईएसआरडी में है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है। अगर पेशेंट का मोर देन 90 है, और हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी डेफिशिएंसी है रीनल फेलियर में, तो
तो अपन उसको कंसिडर करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी कि स्टेज फर्स्ट है। अगर पेशेंट 60 to 90 के बीच में है जीएफआर की वैल्यू, तो अपन उसको बोलते हैं कि स्टेज नंबर सेकंड है। 15 to 35 है तो स्टेज नंबर फोर्थ है। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ बच गया वो स्टेप नंबर स्टेज थर्ड है। अब देखिए जीएफआर की इंपॉर्टेंस क्या हुई, एक तो हमें सीकेडी को स्टेज पता किया अपन ने, है ना। अब होता क्या है कि दो चीजें होती है, एक होता है एकेआई, एक होता है सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज और एक्यूट किडनी इंजरी। सीकेडी में क्या होता है, जैसे ही पेशेंट का अपन देखते हैं कि स्टेज नंबर फिफ्थ है, तो आपके पास में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंट का। एक तो आपके पास में डायलिसिस है, दूसरा क्या है, क्या स्टेप होता है नेक्स्ट, डायलिसिस या फिर कौन सा ट्रीटमेंट रहेगा, किडनी ट्रांसप्लांट, है ना। अब ये डिसाइड किसको करना होता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की सिचुएशन क्या है, तो दोनों में से डिसाइड करेंगे अपन। लेकिन जो जीएफआर की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, स्टेज डिफाइन करने के लिए। ओरिजिनल फंक्शन टेस्ट में अपन और कौन कौन से टेस्ट करते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड। बेसिकली अपन किडनी का फंक्शन देख रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिया है 20 to 40 mg/dl, इंक्रीज अलोंग विद एज, hepatic coma, acquired hyperammonemia, intestinal bacteria, ammonia detoxification, liver, portal system encephalopathy, altered sensorium, convolution, ascites, jaundice and hemorrhage, hepatic coma, acquired hyperammonemia। देखिए दो चीजें हैं आपके पास में यहाँ पे। हिपेटिक कोमा में क्या रहेगा आपके पास में, इसके जो मेजर जो सिम्टम्स हैं यार, सबसे मेन है कि जैसे अमोनिया का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे सीएनएस अफेक्टेड रहेगा। द मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन इज डिफिकल्ट। क्या करना आपको इस कंडीशन में, लो प्रोटीन डाइट देना है। क्या कंफ्यूजन है आपको पीछे लास्ट में, क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये क्या है, एसिड बेस बैलेंस डिस्टरबेंस है। एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ कि पीएच का लेवल डिक्रीज हुआ। एल्कलोसिस मींस बॉडी का पीएच का लेवल इंक्रीज हुआ। अब एसिडोसिस को अपन ने बोला कि तो है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आपके पास में क्या है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट है। अपन ने फर्स्ट वर्ड यूज किया कि रेस्पिरेटरी, अगर जहां पे भी रेस्पिरेटरी आ गया तो आप उसको डायरेक्ट कोरिलेट करिएगा कार्बोनिक एसिड के साथ में। मेटाबॉलिक आ रहा था आप उसको कोरिलेट करिएगा बाइकार्बोनेट के साथ में। अब देखिए अपन किस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस को किसके साथ कोरिलेट करना आपको, कार्बोनिक एसिड के साथ में। और एसिडोसिस हो रहा है दैट मीन्स कि एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगा आपकी बॉडी में, कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दो कंडीशन है आपके पास में, आपका जो एसिड बेस बैलेंस डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि अपन ने बोला कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस। अब एसिडोसिस कब हो सकता है, जब आपकी बॉडी का जो एसिड है उसका लेवल ज्यादा हो जाए, या फिर क्या हो जाए, बेस का लेवल कम हो जाए, तो भी एसिडोसिस होगा। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है मीन्स कि यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा।
अगर कोई आपसे पूछता है कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में क्या होगा, कार्बोनिक एसिड का लेवल डिक्रीज होगा। एसिड का लेवल डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, एल्कोलिसिस हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक आप किसके साथ कोरिलेट करेंगे, बाइकार्बोनेट के साथ में कोरिलेट करेंगे। एल्कोलिसिस हो रहा है, दैट मीन्स एसिड का लेवल ज्यादा है, सॉरी एसिड का लेवल कम है और बेस का लेवल ज्यादा है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स प्राइमरी डिफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी कि जो बाइकार्बोनेट है। सेकंड आपका रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस क्या रहेगा, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक मीन्स क्या हुआ, बाइकार्बोनेट है। अपन बात कर रहे हैं एल्कोलिसिस की। एल्कोलिसिस मीन्स क्या हुआ, बेस का लेवल ज्यादा हुआ। बाइकार्बोनेट क्या है, खुद ही बेस है, यानी कि बाइकार्बोनेट का लेवल ही ज्यादा हो जाएगा, तो अपन उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस प्राइमरी डिफेक्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस इज प्राइमरी एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे उल्टा था कि रेस्पिरेटरी मीन्स प्राइमरी एक्सेस ऑफ कार्बोनिक एसिड और मेटाबॉलिक एसिडोसिस मीन्स प्राइमरी डिफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। Hyperammonemia, measurement of ammonia level is very critical parameter for the assessment of a variety of genetic and acquired condition. The most important genetic cause of hyperammonemia are urea cycle disorder. Organic acid urea usually present with life-threatening metabolic acidosis and hyperammonemia, where urea cycle disorder often have metabolic alkalosis along with hyperammonemia. Ammonia level may be elevated in hepatic coma. In the condition, liver function test will also grossly normal. जब भी आप पेशेंट का अमोनिया का लेवल करवाते हैं तो दो तीन कंडीशंस होती हैं। आप जैसे ही पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, आपको अर्जेंट सैंपल को रन करना होगा। ऐसा नहीं कि अमोनिया के सैंपल अपन ने लिया है मॉर्निंग 8 AM और आप इवनिंग 8 PM में सैंपल रन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर जो समराइज था टॉपिक का वो क्या था कि अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। अमोनिया ओपन फॉर्म में बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करना है आपको, अमोनिया को ट्रैप करने का फंक्शन कौन करेगा, ग्लूटामिक एसिड करेगा। ग्लूटामिक एसिड प्लस अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामीन, और ग्लूटामीन वापस से क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके ग्लूटामीन क्या करेगा, वापस कन्वर्टिंग इनटू ग्लूटामिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामिनेज। अब क्या करना है हमारे को, यूरिया साइकिल चलेगा आपका। अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये जो 5 के स्टेप है ना, आपको बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। एंजाइम के नाम, रेगुलेशन और इसका एनर्जेटिक। लास्ट ही लास्ट में जो लोग बैठे हुए खड़े हो जाएंगे सबसे लास्ट में। यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप बताइए आप, क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, लोकेशन ऑफ यूरिया साइकिल। लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म। यूरिया साइकिल का आज का टॉपिक क्या था अपना, इधर से खड़े हो जाइए आप लास्ट में, सबसे लास्ट में जो है क्या है फर्स्ट स्टेप यूरिया साइकिल क्या है, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू
कार्बामाइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ CPS फर्स्ट, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, ATP का लॉस हो रहा है अपना, ठीक है। और लोकेशन क्या है फर्स्ट स्टेप की, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, चलिए बैठ जाइए आप लोग, लास्ट में खड़े हो जाइए, ब्लैक शर्ट लास्ट में। स्टेप नंबर सेकंड बताइए। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपना टॉपिक था यूरिया साइकिल और अमोनिया टॉक्सिसिटी, ठीक है, जो अभी खत्म हो चुका है। फाइनल बस थैंक यू की स्लाइड बाकी है। तो आपको बताना कि यूरिया साइकिल का सेकंड स्टेप क्या है। आप लोग है ना बस सिर्फ यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं ना, और फिजिकली प्रेजेंट में भी 2-3 लोगों की लगवा जाते हो अपने साथ वालों की भी। चलिए नेक्स्ट खड़े हो जाइए लाइन से, बताइए आप नेक्स्ट स्टेप यूरिया साइकिल का जो सेकंड स्टेप है। हाँ बता दीजिए, आप बता दीजिए। सिट्रुलिन से आप आर्जिनो सक्सिनेट बनाएंगे, सिट्रुलिन विद द हेल्प ऑफ आर्जिनो सक्सिनेट, नहीं, देख लीजिए अगर आपने नोट किया तो बताइए। बताइए फिर से बताइए आप। Citrulline converting into arginosuccinate with the help of arginosuccinate synthase. Step number second, OTC होगा ना कुछ, ornithine trans carbamylase phosphate। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, आपके पास में कार्बामाइल फोस्फेट है प्लस ornithine कन्वर्टिंग इनटू सिट्रुलिन विद द हेल्प ऑफ ornithine ट्रांस कार्बामाइलेज। विजिबल नहीं है, यही बताया आपने। नेक्स्ट स्टेप आपका सिट्रुलिन कन्वर्टिंग इनटू arginosuccinate, स्टेप नंबर थर्ड with the help of arginosuccinate synthase, arginosuccinate converting into arginine with the help of arginosuccinate lyase and arginine converting to ornithine with the help of arginase। देखिए कुछ साइकिल ऐसे हैं, ग्लाइकोलिसिस हुआ, टीसी साइकिल हुआ, यूरिया साइकिल हुआ। अब यहाँ पे है ना मैकेनिज्म नहीं है कोई कि अपन सोल्व करते हुए चले जाएंगे, आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी ना। एंजाइम कहाँ पे है, रेगुलेटरी एंजाइम कौन कौन से हैं, कितने एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना एनर्जी यहाँ पे अपन लॉस कर रहे हैं। बस सिर्फ इतना है कि आप उन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जैसे यहाँ पे आपका जो यूरिया साइकिल है वो किसके साथ में इंटरलिंक है, विद टीसी साइकिल के साथ में इंटरलिंक है। अगर अपन टीसी साइकिल से ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस मिलेगा, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए,